हाय फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? मुझे विश्वास है कि आप लोग ज़रूर अच्छे तरीक़ा से होंगे और अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या सही है ना? तो आप लोग को गुड इवनिंग बोलना चाहता हूँ सभी फ्रेंड्स को, क्योंकि अभी शाम के टाइम है तो गुड इवनिंग नहीं होगा। क्या ठीक है ना? कैसा चल रहा है आप लोग? ठीक है ना? होना भी चाहिए, आप लोग मस्ती में होना चाहिए। अभी कोई ख़ास टाइम कोई ख़ास बीता नहीं है और मस्ती में पढ़िए, टेंशन मुक्त होकर पढ़िए, क्योंकि साइंस एकदम हिंदी से हिंदी और एकदम आपको एकदम माइंड फ्री से एकदम याद करवा देंगे आप लोग को साइंस। ठीक है? इसलिए आप लोग को इसलिए बोला जा रहा है कि आप लोग टेंशन फ्री होकर एकदम पढ़िए। ठीक है? कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, एकदम टेंशन होकर फ्री पढ़िए। खाली इस चैनल पर से आप कहीं इधर उधर भटके नहीं, बस मेरा यही एक इच्छा है। ठीक है? यही इच्छा अगर हमारा पूरा कर दिए तो आपका भी और हमारा भी दिल गदगद हो जाएगा और आने वाले समय में आपका रिजल्ट ऐसा बन के आएगा तो कि 5 गो सलाम ठोकेगा कि यार ये कैसा चैनल था जो आप लोग को बना दिया, हीरा से हीरा भी बना दिया। ठीक है? इसलिए आज हम टॉपिक लेकर आया हूँ यकृत। जैसा कि आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में आपको सूचना मिल चुका होगा कि अगले वाले वीडियो में हम लेकर आएंगे यकृत। तो आज लेकर आ गया हूँ। आज का टॉपिक क्या है? यकृत। मैं लिख कर बता देता हूँ, आपको नहीं विश्वास है, नहीं दिख रहा होगा तो फिर से मैं लिख कर बता देता हूँ। आज का टॉपिक है यकृत है, यकृत है। ठीक है? आज इसी यकृत के बारे में हम लोग जानेंगे और पहचानेंगे। ठीक है? अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे। 2 टॉपिक लेकर आया हूँ, एक है यकृत अग्नाशय और एक वो है आंत ग्रंथि, ग्रंथियाँ। ठीक है? 3 टॉपिक है जो कि आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे और पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है? तो इसके ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं 2 शब्द अपने चैनल के बारे में बोलना चाहता हूँ। अगर इस चैनल पर आप न्यू हैं तो इस चैनल को चैनल के बेल आइटम को दबाना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को बताना ना भूलें। शेयर कर दो ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि आप शेयर करोगे तो हमारा दिल का बोझ होगा जो हल्का है वो हल्का होगा। ठीक है? दिल का बोझ हमारा क्या होगा, हल्का होगा। जैसा ही सब्सक्राइब मेरा बढ़ेगा आपका और हमारा जो मेहनत होगा आप लोग के लिए बहुत और अधिक से बढ़ेगा। ठीक है? इसलिए अपने फ्रेंड्स को बताना ना भूले और शेयर कर दे इस लिंक को जल्द से जल्द। ठीक है? तो इसलिए इस चैनल पे अगर न्यू है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइटम को दबाना ना भूलें, क्योंकि आप लोग को सूचना ज़रूर से ज़रूर तभी मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। ठीक है? तभी मिल पाएगा कि हाँ हम वीडियो छोड़ रहे हैं। ठीक है? इसलिए आप लोग अपने दोस्त को ज़रूर से ज़रूर बताएं और इस चैनल से आप ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। ठीक है? चलो स्टार्ट करता हूँ। यकृत। यकृत, यकृत, यकृत या है क्या? यकृत के बारे में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा भोजन जो होता है जमा क्या चीज़ में होता है, यकृत में होता है। ठीक है? तो कहता है यकृत यह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। यकृत होता है यह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। मैं लिख देता हूँ, यह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है जिसका वजन
जिसका वजन 1.5 kg का होता है। 1.5 kg यानी कि 1500 ग्राम नहीं, 1.5 kg का होता है, का होता है। यही कहता है यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है जो जिसका वजन होता है 1.5 kg का होता है, मतलब 1500 ग्राम का होता है। कितना ग्राम का? 1500 ग्राम का। 1500 ग्राम का ये जो होता है यकृत होता है, ठीक है। क्योंकि अगर देखो अब कहो कि सर यकृत होता कैसा है, तो यकृत जो अगर कोई जानवर या पठरू या बकरी उकरी कुत्ता उत्ता को मारा हुआ देखा होगा, या आदमी को भी मारा हुआ काटा हुआ देखा होगा, तो उसका जो ब्लाडर जैसा होता है एकदम बैलून जैसा, वही सबसे बड़ा यकृत होता है। और उसका वजन 1.5 kg का होता है, मस्तिष्क के बराबर। मस्तिष्क भी हमारा 1.5 kg का होता है, ठीक है, 1500 ग्राम का। तो यही है, तो 1500 ग्राम भी हमारा क्या होता है? यकृत होता है। और मस्तिष्क भी 1500 ग्राम का होता है। पढ़ाएंगे आगे श्वसन, चाहे श्वसन में ही पढ़ाई, परिवहन में भी शायद जनन में भी पढ़ना है मस्तिष्क। तो श्वसन परिवहन इसमें सारा चीज पढ़ना है, उससे मस्तिष्क पढ़ना है। तो मस्तिष्क का भी वजन 1.5 kg का होता है, और अति यकृत का भी होता है कितना वजन? 1.5 kg का। तो इसलिए यकृत यह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है जिसका वजन 1.5 kg का होता है। जिसका वजन कितना होता है? 1.5 kg का होता है। समझ में आया? यकृत कोशिकाओं में पीत रस का स्राव होता है। समझ में आया? यकृत में पीत रस का क्या होता है? स्राव होता है। कैसा रस का स्राव होता है? पीत रस का स्राव होता है, ठीक है। लिख दो। यकृत कोशिकाओं से पीत रस का स्राव होता है। स्राव होता है। यकृत कोशिकाओं से पीत रस का स्राव होता है, ठीक है। पीत रस का क्या होता है? स्राव होता है। दूसरा, यह जो पीत रस होता है पित्ताशय में जाकर क्या होता है? जमा होता है। यकृत में एक पीत जैसा एंजाइम होता है, ठीक है, हरे रंग का। इसका रंग भी बताएंगे कैसा होगा, ठीक है। पीत रस पीत रस पित्ताशय में जमा होता है। फिर से, यह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका वजन 1.5 kg का होता है। यकृत यह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है जिसका वजन 1.5 kg का होता है। दूसरा पॉइंट आ गया, यकृत कोशिकाओं से पीत रस का स्राव होता है। पीत रस पित्ताशय में जमा होता है और यह पीत रस हरे रंग का होता है। यह जो पीत रस होता है, पीत रस हल्का गाढ़े और चिपचिपा लसलसा हरे रंग के जैसा पदार्थ होता है, ठीक है। यह जो पित्ताशय पीत रस होता है गाढ़ा लसलसा हरे रंग के जैसा पदार्थ होता है, ठीक है। पीत रस गाढ़ा लसलसा लसा पीत रस गाढ़ा लसलसा चिपचिपा
चिपचिपा हरे रंग जैसा पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ होता है। अब बोलो सर, ये हरे रंग का कैसा होता, कितना बड़ा होता है, इसका आकृति कितना बड़ा होता है? तो इसकी जो आकृति होती है एक सिंह के बीज के आकार के जैसा होता है। इसका जो आकृति होता है पीतरस का जो हरे रंग का होता है, पीतरस का जो हरे रंग का होता है यह सिंह के बीज के जैसा होता है। ठीक है, यह जो होता है सिंह के बीज के जैसा होता है, किडनी के समान होता है। ठीक है, किडनी के समान जैसा ये हरे रंग जो पीतरस होता है हरे रंग का, इसी के वजह से इसी यही है जो अगर जो ये पूरा अगर जैसे पटरू उटरू कटता होगा, मीट उट कटता होगा, मुर्गा उर्गा, तो उसमें एक पीतरस जैसा हरे रंग जैसा पदार्थ निकलेगा, छोटा सा सिम के आकार, सिम सब्जी होता है ना, सिम के बीज के जैसा उतना ही छोटा एकदम रहेगा और उसी में हरे रंग की तरह रहेगा। और वही हरा रंग अगर वो फट के सारा मीट में अगर छिड़क जाए तो सारा मीट हो जाता है, जहरीला हो जाता है। और वो पदार्थ जहरीला पदार्थ होता है, वो जो हरा रंग पीतरस होता है, इसीलिए यकृत में ही पाया जाता है वो पीतरस। ठीक है, और छोटी या तो यकृत के बीचे में एकदम अथी मतलब उस संयुक्त रहता है, मतलब अस्थित रहता है। इसी के वजह से हम लोग क्या होता है मतलब हरे रंग जो होता है यकृत में स्राव होता है। स्राव के मतलब यही में क्या होता है निकलता है, समझ में आया? यकृत में ही उसका पीतरस का क्या होता है स्राव होता है, बाहर निकलता है। और पीतरस पित्ताशय में ही क्या हो जाता है जमा होता है। पीतरस गाढ़ा लसलसा चिपचिपा हरे रंग का जैसा क्या होता है एक पदार्थ होता है, समझ में आया? जैसे मुर्गा उर्गा काटो, मुर्गा काटो, पठरू काटो, और भी जो भी काटना है काटो, हर मनुष्य जानवर हर जीव जंतुओं में भी होता है ये, समझ में आया? क्योंकि ये जो पीतरस होता है ये मांस जो अगर ये गलती से फट जाता है ना, गलती से फट गया तो तुम्हारा मीट यानी मांस को पूरा एकदम जहरीला बना देता है। क्या बना देता है? जहरीला बना देता है, समझ में आया? इसी के वजह से पीतरस गाढ़ा लसलसा हरे रंग के पदार्थ जैसा होता है। और पीतरस का जो स्वभाव होता है, इसका स्वभाव भी होता है, इसका स्वभाव कैसा होता है वो जान जाइए। इसका स्वभाव क्षारीय होता है। इसका स्वभाव कैसा होता है? क्षारीय होता है। किसका स्वभाव? पीतरस का स्वभाव जो होता है क्षारीय होता है। पीतरस का स्वभाव क्षारीय होता है। पीतरस का स्वभाव जो होता है क्षारीय होता है, समझ में आया? पीतरस का जो स्वभाव कैसा होता है? क्षारीय होता है। और यह जो पीतरस होता है, पीतरस क्षारीय भोजन को अम्लीय बना देता है। यही देखो, अब यह क्या करता है, पीतरस जो भोजन होता है, पीतरस जो क्षारीय भोजन होता है उसको क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है। यही जो पीतरस होता है इसमें क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। और कौन सा अम्ल पाया जाता है? मतलब तीखा वाला अम्ल पाया जाता है, मतलब कड़वा पाया जाता है। ये क्षारीय द्राव्य करता है, मतलब क्षारीय कैसा होता है? केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे अम्ल क्षार लवण, अगर सतमा में पढ़ा होगा तो सतमा के चैप्टर पांचवा में है, पांचवा चैप्टर में है अम्ल क्षार लवण, याद होगा। क्षार जो होता है कड़वा होता है, इसी के वजह से कड़वा होने के कारण ही जब ये फटता है तो मीट का जो सारा तत्व होता है, मीट जो होता है फटने के बाद ये क्या बना देता है? जहरीला पदार्थ बना देता है, जहरीला मांस बना देता है। इसीलिए कहा गया है जब ये पीतरस जो होता है इसका स्वभाव तो क्षारीय होता है, मतलब नेचर ही इसका क्या होता है? क्षारीय होता है, जिसके वजह से ये जब ये फटता है तो मीट को क्या बना देता है? जहरीला पदार्थ बना देता है। ठीक है, और तो जगह तो है नहीं, इसको मिटा के और भी लिखेंगे। ठीक है, आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक है, नहीं उतारे तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए थोड़ा सा। चलो।
इतना तक आप लोग मार लिए होंगे। पीत रस का स्वभाव कैसा होता है? क्षारीय। दूसरा, पीत रस अम्लीय भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। भोजन तो अम्लीय और क्षारीय बना देता है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोग ज्यादा सा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तो। क्षारीय बना देता है। नहीं पता है, जिसको जिसको नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखना। नहीं पता है बता देंगे। कौन सा अम्ल पाया जाता है मनुष्य के पेट में? बताए हैं हम लोग, आप लोग को पता होगा, पढ़ाए भी हम ही खुद। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना। कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? HCl कहते हैं, इसका सूत्र होता है। तो भोजन तो अम्लीय होता है, लेकिन पीत रस का जो काम होता है, क्या कर लेता है भोजन को? अम्लीय से क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। मतलब क्या बनाता है? कड़वा बना देता है। समझ में आया? कड़वा कहने का मतलब जैसे तीखा, क्या बना देता है? तीखा बना देता है, एकदम बेकार लगता है। जैसे चूना खाते हो, कैसा लगता है? कड़वा नहीं लगता है? चूना, खैनी, नहीं, मिर्च खाओ, ये सब तीखा लगेगा, कड़वा। करेला, ये सब खाओ, सब कड़वा लगे। तो कहता है पीत रस अम्लीय भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। इसका स्वभाव ही कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो इसलिए अब अम्लीय भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। और कहता है यकृत में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का स्राव होता है। समझ में आया? यकृत में ही फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का क्या होता है? स्राव होता है। फाइब्रिनोजेन नामक मनुष्य के शरीर में रक्त को थक्का बनने नहीं देता है। थक्का बनने का मतलब होता है कि जैसे करंट मारता है, तो करंट मारने के बाद में हमारा जो खून है पानी की तरह एकदम तैरते रहता है शरीर में, एकदम यहाँ से यहाँ दौड़ते रहता है। तभी हम लोग एकदम कोई भी काम, कोई भी उंगली, शरीर या आँख, कान, मुंह, ठोर बोल पाते हैं और चल पाते हैं। और गोड़ को जैसे, हाथ गोड़ पैर को जैसे हम उलट पुलट कर सकते हैं, यही खून के वजह से। जब ये तैरते रहता है आराम से एकदम, मतलब इधर से इधर टहलते रहता है, जैसे हम लोग फ्री रहते हैं टाइम में तो इसलिए टहलते रहते हैं, उसी प्रकार से खून जो है ऊपर से नीचे एकदम होते रहता है। इसी के वजह से हम लोग अपना शरीर के हर पार्ट्स को अच्छी तरीका से हिला पाते हैं। समझ में आया? इसीलिए यही जो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होता है, जब करंट मारता है तो यह फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन क्या कर देता है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। जब करंट मारता है तो कहता है कि रक्त को तो सूख गया, रक्त को सूख गया है। तो करंट नहीं सोखता है। समझ में आया? करंट नहीं सोखता। यही जो होता है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, यही शरीर के अंदर जो होता है खून को क्या बना देता है? थक्का बना देता है। अच्छा, जब तुम ही बताओ, जब अगर जो मान लीजिए करंट सोख ही लेगा, तो दवा खाने के बाद में उसके जो अति शरीर में है, उसके शरीर में खून एकाएक 2 ही महीना में कैसे बन जाता है? बताओ। तो नहीं, यही फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो होता है, जब करंट मारता है किसी व्यक्ति को, तो यही शरीर में क्या करता है? रक्त को थक्का बना देता है। नहीं देखता है कभी कभी कि करंट मारा तो उसको बानी रगड़ता है, तो और भी क्या क्या देता है, तो जाके क्या होता है? खून को अस्थिर रख, ये हिपैरिन नामक प्रोटीन को रक्त को थक्का बनने में मदद नहीं करता। शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने नहीं देता है कौन? हिपैरिन नामक प्रोटीन। अब फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने में मदद करता है, और हिपैरिन नामक प्रोटीन जो होता है शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने में मदद नहीं करता है, बनने नहीं देता है रक्त को थक्का शरीर के अंदर। अगर रक्त थक्का बन गया तो हम लोग एकदम ऐसे सही से खड़ा भी नहीं हो पाएंगे, न सही से बोल पाएंगे, न सही से हाथ हिला पाएंगे, न सही से कोई चीज सुन पाएंगे, न सही से कोनो दौड़ पाएंगे, न चल पाएंगे। ठीक है? इसी हिपैरिन के वजह से हम लोग चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, खेल पाते हैं, खा पाते हैं, काम कर पाते हैं, ऐसे ऐसे कर पाते हैं। ठीक है? तो लिख देता हूं, यकृत में
यकृत में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का स्राव होता है। अगला पॉइंट, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। इसी फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन से हम लोग के शरीर में रक्त का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। जैसे जमाव होता है कैसे, जैसे दही जमता है ना, दूध से दही जम जाता है, उसी प्रकार से हम लोग का जो खून होता है क्या हो जाता है, जम जाता है। नहीं देखता है कभी कभी कहीं कटा, ठीक है, कटने के बाद कुछ देरी के बाद बस ये नालायक मच्छर, शर्म नहीं आता, एक तो इतना मेहनत कर रहा हूँ उसके वजह से फिर भी ये फ्रेंड्स जो है सही से हम लोग को सहायता नहीं कर रहा है, और ऊपर से मच्छरों जो है हम लोग को एकदम पनहता कर रहा है। लगता नहीं कि हम लोग को कोई जीते नहीं, नालायक मच्छर। भाग जाओ मच्छर, मार खा जाएगा। देखो डंडा यहीं पे धरा हुआ, ठीक है। रात को आना हमको काटने के लिए, ठीक, रात को आना, हम खुद न्योता दे रहे हैं तुमको, ठीक। आराम से आ जाना और हम सो जाएंगे आराम से, जितना हमको खून खाना है खा लेना, आराम से पेट भर जाए आराम से चल जाना, ठीक। नालायक कहीं का। हाँ, हम कहाँ थे फ्रेंड्स, यही तो थे सर, नहीं आप लोग समझते हैं। तो कहता है यकृत में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का क्या होता है, स्राव होता है। मतलब क्या होता है, स्राव का मतलब होता है बहाव, बहाव का मतलब निकलना, निकलना का मतलब विस्तार होना, ठीक है। यकृत में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का स्राव होता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है। यकृत में हिपैरिन नामक प्रोटीन का भी क्या होता है, स्राव होता है। यकृत में हिपैरिन नामक प्रोटीन का भी स्राव होता है। क्या होता है, स्राव होता है। अगला पॉइंट, हिपैरिन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर, किसके अंदर, शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता है। या दिख रहा होगा आप लोग को। हाँ, हम कहा थे यहाँ पे
पीतरस अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है, क्योंकि पीतरस का स्वभाव कैसा होता है, क्षारीय होता है, कड़वा होता है। ठीक है। यकृत में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का क्या होता है, स्राव होता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अगर हिपैरिन नामक प्रोटीन नहीं रहा तो हम लोग ठंडा के समय में क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। हमारा खून क्या हो जाएगा, जम जाएगा। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन हम लोग के शरीर में ना रहे, हिपैरिन नामक प्रोटीन, तो हमारे शरीर में ठंडे में ही खून क्या हो जाएगा, थक्का बन जाएगा, यानी जम जाएगा। समझ आया। थक्का बनने में मदद करता है। यकृत में हिपैरिन नामक प्रोटीन का भी क्या होता है, स्राव होता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने नहीं देता है। अगर ये हिपैरिन नामक प्रोटीन नहीं होता तो हम लोग चलते चलते ठंडा के समय में जम जाते और वहीं के वहीं रुक जाते अच्छे तरीका से। समझ में आया ना। किसी से बोल पाते ना, हिल पाते ना, डोल पाते नहीं, नाच सकते ढंग चक ढक चक ढक चक ढक चक। नाचता है ना खूब डीजे पर। नहीं, कौन कौन गाना पर, पता है कौन गाना पर? कौन गाना पर, कौन गाना पर? हाँ, सैया वाला ना, कुआं वाला। तुम लोग खूब गाना सीखता है ना लायक, हम समझ रहे हैं। एगो कुआं वाला, तो एगो और कौन आता है गाना, खूब भोजपुरी गाना सुनता है ना। देखो अभी भोजपुरी गाना कम सुनो, बहुत लाभ होगा आप लोग के लिए। ठीक है, बहुत लाभ होगा। अभी भोजपुरी गाना सुनो, लेकिन काम पर सुनो। अभी जिस उम्र में हो ना तुम, उस उम्र का हम भी लिहाज करते हैं। ठीक है, बहुत मायने रखता हूँ किस तरह उस उम्र को हम संभाले थे। बहुत ही बहुत कष्ट से हम संभाले थे। उसी प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी संभाले होंगे और संभाल रहे हो। ठीक है, इसलिए इधर उधर दिमाग भटकता है गलत चीज़ करने के लिए, उसको समझाइए कि अभी अभी क्या उम्र है हम लोग का। अभी 12 से 13 वर्ष हुआ है। 13 वर्ष में क्या सब चीज़ तुम खोजोगे तो नहीं मिल पाओगे, नहीं मिल पाएगा। कहेगा अभी जहाज में उड़ेंगे, तो जहाज में उड़ पाएगा नहीं। इसलिए अभी जितना से जितना हो सके मन को समझाओ और मन पढ़ाने में लगाओ। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ समय के अनुसार मिलता है। इंटर 12 कर लो ना, उसके बाद जितना तुमको जो मन करता है, शादी करने का मन करता है शादी कर लेना, बच्चा जलवाने का मन करता है बच्चा जलवा लेना, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा इस उम्र 2 साल 3 साल कैसू करके ना मन मार के एकदम राजा, नहीं हमको रहना है तो रहना, पढ़ना है तो पढ़ना। समझ आया। इसलिए इसमें कोई कटौती नहीं होना चाहिए। समझ में आया। चाहे जो हो जाए, अरे थोड़ा सा एगो इंजॉय के लिए थोड़ा सा खाली बच्चा जलवाना, थोड़ा सा शादी कर लेना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीना तुम्हारे लिए अच्छा रहता है। लेकिन फिर इतना गंदा हो जाता है, किचिर 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 किचिर। जैसे कॉमेडी को सुना है ना कि बरसात और एगो बीबी सिर्फ शुरुआत में अच्छी लगती है, बाद में तो कीच 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 कीच। नहीं, आप लोग कॉमेडी सुने होंगे, उसी प्रकार है कि शुरुआत में बरसात और बीबी दोनों ठीक लगती है, बाद में क्या होती है, कीच 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 कीच, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तुमको नहीं विश्वास है तो दूसरे बगल वाला देख लो। ठीक है, कैसे किच किच लड़ता है। और कुछ दिन पहले जिस समय उसका बियाह नहीं हुआ होगा, उस समय भी कहता होगा कि कितना जल्दी हमको बियाह हो जाए, और हुआ तो देखो किच 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 लड़ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना तुमको एकदम इंटरेस्ट आएगा वो चीज़ करने के लिए। आप लोग समझ रहे हो क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, शादी होने के बाद में क्या करता है तुम लोग जानवे करता है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग अभी मन को समझाइए और अच्छी तरीक़े से पढ़ने में मन लगाइए। ठीक है, अलावा कोई और चीज़ दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलो तब तक ये सब लिखो। अभी हम 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं।
चलो ठीक है, लिख लिए होंगे आप लोग। इसलिए आप लोग जितना हो सके, जितना से जितना हो सके मन को समझाइए और अच्छे तरीक़ा से मन का ख्याल रखो। अगर रास्ता भटकना चाहते हो तो छोड़ दो अभी से पढ़ाई। क्यों माता पिता का पैसा बर्बाद करोगे? ठीक है, हम भी आप लोग की उम्र में थे तो हम भी एक रास्ते में भटक गए थे, जो कि बहुत 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 कठिनाई के बाद संभल पाए। ठीक है, इस बदौलत उसी प्रकार से आप लोग भी पढ़ जाइए आराम से। अरे 2 साल 3 साल क्या है, यूँ गुजार देंगे, ऐसे ऐसे खाली करेंगे तुरंत गुजर जाएगा। तुमको लग रहा है कि 2 साल 3 साल बोल रहे हैं सर? बाप रे बाप, कैसे गुजरेगा सर? अरे देखते देखते गुजर जाएगा, देखना ना। यही 2023 है ना, 24 में तुम लोग कैसे पहुंच जाओगे ना, पता नहीं चलेगा। तुम लोग खाली रहो, देखो साथ में किस तरह पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा कि किस तरह पहुंच गए हम 2024 में, कैसे परीक्षा देना जा रहे हैं। ठीक है, चलो ये कीर्त खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया। अग्नाशय मैं लेकर चलता हूँ आप लोग को। चलो आप लोग, हम जो बोल रहे हैं आप लोग हमारे बातों को समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अब आइए टॉपिक अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरी बड़ी ग्रंथि मतलब होता है कि पहला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? यकृत होता है। पहला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? यकृत होता है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होता है। तो मैं लिख देता हूँ, अग्नाशय मानव शरीर का मानव शरीर का दूसरी सबसे ज्यादा खा लिया हूँ, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ग्रंथि होती है। ठीक है, अग्नाशय मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिनके अनेक जिनमें जिनमें अनेक तरह के पतली पतली नलिकाएं होती है। क्या होती है? नलिकाएं होती है। हाँ, तो यह जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिनमें उनके अनेक तरह के अनेक तरह के पतली नलिकाएं होती है। अनेक तरह के क्या होती है? पतली नलिकाएं होती है, जिसे अग्नाशय वाहिनी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अग्नाशय वाहिनी कहते हैं। और यह अग्नाशय पीले रंग की तरह होता है। यह जो अग्नाशय होता है पीले रंग की तरह होता है। कैसा रंग की तरह होता है? लिख देता हूँ, अग्नाशय पीले रंग की तरह होता है। ठीक है, अग्नाशय पीले रंग की तरह होता है, जो ग्रहणी के छिद्र में एक ग्रहणी के छिद्र से अनेक तरह की नलिकाएं निकलती है, जिसे मैं लिख देता हूँ, छोटी हाथ में आप लोग को पढ़ाए होंगे कि ग्रहणी के छिद्र में
जब ग्रहणी के जब हम पहला भाग पढ़ा रहे होंगे, तो ग्रहणी में छिद्र, एक नलिकाएं, ग्रहणी के छिद्र से अनेक तरह के नलिकाएं निकलती है, जो दो प्रकार के होते हैं, एक अग्नाशय वाहिनी और एक दूसरा मूल वाहिनी। मूल वाहिनी, ठीक है। ग्रहणी के छिद्र से, ग्रहणी के छिद्र से अनेक तरह के तरह तरह के नलिकाएं निकलती है, नलिकाएं निकलती है, नलिकाएं निकलती है, जिसे जिसे क्या कहते हैं? अग्नाशय अग्नाशय वाहिनी वाहिनी तथा मूल वाहिनी। कौन वाहिनी? मूल वाहिनी कहा जाता है, कहा जाता है। इसमें दो मतलब ग्रहणी से जो छिद्र निकलता है उसमें से दो छिद्र निकलता है। नलिकाएं तो अनेक तरह के निकलता है, लेकिन दो छिद्र निकलता है। पहला छिद्र क्या? अग्नाशय वाहिनी, और दूसरा छिद्र क्या है? मूल वाहिनी, ठीक है। नलिकाएं तो अनेक तरह के निकलता है, किससे? ग्रहणी के छिद्र से। ग्रहणी यही दोनों के छिद्र से जब निकलता है तो अनेक तरह तरह के नलिकाएं निकलती है। कई तरह के, अनेक तरह की नलिकाएं निकलती है, जिसका छिद्र का नाम है अग्नाशय वाहिनी और कौन? मूल वाहिनी नाम है, ठीक है। यही मूल वाहिनी से अनेक तरह तरह के क्या होता है? क्या होता है? नलिकाएं निकलती है, ठीक है। अग्नाशय मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिनमें अनेक तरह तरह के पतली नलिकाएं होती है। पतली ना है, पतली 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 नलिकाएं होती है। अग्नाशय पीले रंग की तरह होता है। ग्रहणी के छिद्र से अनेक तरह तरह के नलिकाएं निकलती है, जिसे अग्नाशय वाहिनी तथा मूल वाहिनी कहा जाता है। और अब जिस तरह हम छोटी आंत स्टार्ट किए थे, तो छोटी आंत को तीन भागों में बांटा गया था, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो ग्रहणी जब हम स्टार्ट किए होंगे तो ग्रहणी में बताया होंगे कि ग्रहणी में दो प्रकार के छिद्र होता है, जिनमें से अनेक तरह तरह के नलिकाएं निकलती है, जिसे अग्नाशय वाहिनी या मूल वाहिनी कहते हैं, ठीक है। और छोटी आंत में हम मनुष्य का पाचन की क्रिया क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। मनुष्य में ही पाचन की क्रिया क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है, जिसके वजह से हमारे शरीर में पूरा पाचन की क्रिया अच्छे तरीका से क्या होता है? हो पाता है, अच्छे तरीका से हो पाता है, ठीक है। नालायक माइक कहाँ चल गया? हाँ, हो ना, ठीक। हेलो छीछी, छीछी ना, छीछी के मतलब ना है हेलो, छीछी ऐसे बोलता है, हेलो, ठीक है ना, आवाज आ रहा है ना। चलो अब आगे चलते हैं कि तो ये मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत होती है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है। और मानव शरीर का सबसे लंबा आहार नाल कौन होता है? लंबा भाग कौन होता है, बता सकते हो? हमारे शरीर का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत, जिसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई इसकी कितना होती है? 2.5 सेंटीमीटर। और आहरनाल की लंबाई कितना कहाँ से कितना मीटर तक होता है? 8 से 10 मीटर तक होता है, ठीक है। आहरनाल की जो लंबाई होती है 8 से 10 मीटर, लेकिन छोटी आंत की जो लंबाई होती है 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5। ये तीन गो में अथी घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो इसी लटक जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है।
ऐसे ना होना है। ध्यान से अच्छी तरीका से मारोगे तो सब चीज सही होगा। हाँ, अब कहता है निकलने वाली अनेक तरह तरह के पतली पतली नलिकाएं होती है जो अग्नाशय वाहिनी कहते हैं। अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम विभिन्न प्रकार के होते हैं। एंजाइम विभिन्न प्रकार के होते हैं। अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम विभिन्न प्रकार के होते हैं। अग्नाशय से निकलने वाले रस में अग्नाशय से निकलने वाले रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम पाया जाता है जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, न्यूक्लियस, इत्यादि। ये सब क्या है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? एंजाइम है। तो अग्नाशय से निकलने वाली रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाया जाता है जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, न्यूक्लियस इत्यादि। ये सब जो होता है एंजाइम होता है, अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम। ठीक है, अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम यही जो होता है विभिन्न प्रकार के रस पाया जाता है। और पहला जो एंजाइम है ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है और क्या है? न्यूक्लियस है इत्यादि। और यही अग्नाशय का टॉपिक है, पूरा खत्म। ठीक है, अब रह गया आंत ग्रंथि और बड़ी आंत। कल का टॉपिक कोई ना छोड़े, और कल ये जय प्रक्रम स्टार्ट जो था पूरा दी एंड कर देंगे कल, एकदम पूरा खत्म से खत्म। जय प्रक्रम में आप लोग का कहीं पर भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अब मैं इतने के साथ बोलने के साथ विदाई लेना चाहता हूं, और आप लोग भी अच्छे तरीका से पढ़िए और अपने भविष्य का, जिंदगी का क्या करिए, कलम से वो लिखिए। जैसा आप कलम से लिखिएगा आपका जिंदगी उसी प्रकार से बन पाएगा। ठीक है, अब हम इतनी तक विदा लेते हैं बोलकर। ठीक है, बाय, गुड नाइट।